अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान माया अली और आप लोग देख रहे हैं शहर शहर समा। हमारे मज़हब में है कि अगर तुम अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाओ या इनमें से किसी एक को भी, तो उनके सामने उफ़ तक मत करो। एक हदीस मुबारका है जिसका मफ़हूम कुछ ऐसा है और जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ये फरमाते हैं कि अगर मैं फ़र्ज़ नमाज अदा कर रहा हूँ और मेरी माँ मुझे पुकारे ओ मोहम्मद, तो मैं फ़र्ज़ नमाज को तोड़ कर जाऊँ और अपनी वालिदा के कदमों के पास जाके बैठ जाऊँ। इन सब बातों का बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आज हम लोग मौजूद हैं ओल्ड एज होम्स में और यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग आए हुए हैं जिनके औलाद ने उनको घर से सिर्फ ये कह के निकाला या ये समझ के निकाला कि वो उन पर बोझ बन चुके हैं। और भी बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते या उनकी औलाद उनको ये कहती है कि उन्हें बाहर जाएँ, बाहर जाके कमाएं और हमारा पेट भरें, और उनकी उम्र इतनी हो चुकी है कि वो कुछ काम नहीं कर सकते। तो सब लोग यहाँ पे आते हैं और इसी तरह इनका ख्याल यहाँ पे रखा जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं कि उनसे पूछेंगे उनकी क्या ऐसी मजबूरी रही है। तो आइए मेरे साथ उनसे मिलते हैं। जी नाज़रीन, अभी आप लोग देखें तो मेरे पास एक अंकल बैठे हैं और काफ़ी देर से मैंने देखी थी कि मैं इनके पास जाऊँ, उनसे बातें करूँ। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका अंकल? मेरा नाम सलीम है। सलीम अंकल। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि सुबह कैसे आपकी होती है? सुबह उठ के साथ ही आप अपने दोस्तों के पास बैठते हैं या चुप करके बैठे रहते हैं? बेटी यहाँ पर कोई बात करने का रास्ता आ जाता है तो बात हो जाती है, वरना मैं और मेरे रूममेट जो है हम आपस में बातें करते हैं अपने दिल की सारी बातें आप शेयर करते हैं? नहीं बेटी, सारे दिल की बातें कौन शेयर करता है बेटी? तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कभी आपका दिल करे कि आपकी औलाद आपके पास, आपके बेटे, आपके पोते पोतियाँ सब आस पास हों आपके? हाँ बेटी, तबीयत तो बहुत करती है मगर दैट इज लाइफ, यू कांट हेल्प इट। जो औलाद होती है बुढ़ापे में लाठी होती है, लेकिन ऐसी लाठी का क्या फ़ायदा जो उनके पास उस टाइम मौजूद नहीं है। अभी एक और अंकल मुझे इस कमरे में नज़र आ रहे हैं और वो इतनी अच्छी मुझे स्माइल दे रहे हैं कि मैं उनके पास जाए बगैर रह नहीं सक रही। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा। थैंक यू सो मच अंकल। क्या नाम है आपका? मुश्ताक है। मुश्ताक अंकल, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे क्या करते हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी इस घर में? यहाँ पर आने के बाद जो है ना जी, जो ज़िंदगी के पहले मामूलात थे वो तो मुकम्मल हो गए। अच्छा। उनका तो अब यहाँ कोई नहीं। सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। माशाल्लाह साहिब औलाद हूँ, बेटे हैं, बेटियाँ हैं, अल्लाह का शुक्र है। सारा मसला मतलब तो है। कितने हैं बेटे, कितने हैं आपके और बेटियाँ? मतलब है कि 4 बेटे हैं। 4 बेटे हैं आपके? हाँ, 4 बेटे। इंसान की दुआओं में शामिल होते हैं, लेकिन घराने का हर फर्द उसी तरह दुआओं में शामिल है जिस तरह मतलब है कि पहले घर में मतलब होते थे। आप लोग देखें कि एक बाप का जो दिल है, कहते हैं माँ का दिल नर्म होता है, बाप का दिल भी नर्म है, और किस तरह से वो कह रहे हैं कि जैसा भी हुआ मेरे साथ, जो भी हुआ है, लेकिन अभी भी मैं उनको अपनी दुआ में याद करता हूँ और वो ताहयात मेरी दुआ में शामिल रहेंगे। ये भी हो सकता है कि हम तो चंद दिन बाद इकट्ठे बैठे, हम इकट्ठे बैठे। ये इंसान के लिए बहुत वो एक मुश्किल पहलू है। ये एक मामूली बात नहीं है। एक जानवर आप चंद दिन घर रखें ना तो आपको उसे आपसे दिली उनसीयत हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर जो है ना, ये इंसान तो एक मतलब है कि बहुत सा एक मतलब सिलसिला है। तो इतना दिल है, इतना बड़ा, और ये सब कुछ, तो आपको याद आते हैं सब अपने बच्चे? बिल्कुल साफ ज़ाहिर है कि मतलब है कि क्यों नहीं। हालांकि अगर 100% देखा जाए तो मेरा इधर आने में उनका कोई इतना ख़ास कसूर गलती नहीं है। आपके पास वो आते हैं मिलने के लिए यहाँ पे? नहीं, मुझे मतलब है कि मिलने के लिए तो तब आएँ अगर उन्हें मेरा इल्म हो। चलते चलते मैं एक और पैगाम जो है वो देना चाहता हूँ। ज़रूर ज़रूर। कि यहाँ इधर आने में मेरे बच्चों की निस्बत मेरी कुछ कोताही ज़्यादा है, लेकिन जिन बच्चों में यह अहले खाना में कोताही है वो अपने बुज़ुर्गों के सिलसिले में उनको वो अहमियत नहीं देते, उनका वो सिलसिला नहीं रखते जो उनका हक़ है। तो इस सिलसिले में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उनके हक़ को पहचानें।
मुझे ये लगता है कि दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं जो अकेला हो। अगर ये लोग जो यहाँ पे जिनसे मेरी बात हो रही है, इनके घर वालों ने उनको शायद किसी न किसी वजह से नहीं रखा, या ये खुद अपनी मर्ज़ी से उनके साथ नहीं रह रहे, तो यहाँ पे भी इनके बहुत से साथी, इनके दोस्त बन चुके हैं जो इस जगह का हिस्सा नहीं है, बल्कि आसपास जो घर है वहाँ पे रहते हैं और यहाँ के इनको कंपनी देते हैं, इनसे बातें करते हैं। तो आज जब हम लोग यहाँ पे आए तो वो यहाँ पे मौजूद थे अंकल, तो मैंने सोचा कि उनसे भी बातें करते हैं। और उनसे बात करने से पहले आपको बता दूँ कि उनको शेर व शायरी का बहुत शौक़ है। जी अंकल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है अंकल आपका? जी मोहम्मद अहमद मेरा नाम है। अहमद अंकल। अच्छा अंकल, मुझे ये बताएं कि आपका इस जगह के साथ क्या ताल्लुक है? पहले तो ये। मेरा इससे ताल्लुक तो कोई नहीं है, लेकिन सामने मेरा मकान है। दो हमारे दोस्त हैं, एक अल्ताफ़ अहमद है हमारे जो पहलू में अच्छा। जी बरजमान हैं, और एक सलीम है जो बाहर बैठे हुए हैं। ये हमारे हमवतन भी हैं, तो एक गैर मामूली लगाव है। तो मैं भी फारिग हूँ कारोबारी ज़िंदगी से, तो बस यहाँ गपशप करने के लिए आ जाते हैं। कुछ शेर शायरी भी हो जाती है, कुछ ये इन्हें भी शगफ़ है, हमें भी शगफ़ है। अच्छा, यहाँ पे हम जो बच्चे बड़े नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह, और वो शायद इसीलिए आए हैं कि यहाँ पे जितने अंकल्स हैं और उनसे बातें की जाए, तो बच्ची बड़ी मुझे क्यूट लग रही है, उससे बात करते हैं। क्या नाम बेटा आपका? कलसूम। कलसूम नाम है आपका? जी। दादा वो यहाँ पे आते हैं, सबसे बात करते हैं, तो आप यहाँ पे क्यों आते हो? क्या दिल करता है आपका? मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने दादी, भी मेरे सारे दादा ही हैं, मैं इन सारों से मिलूँ, मैं इनसे बातें करूँ। अच्छा, सबसे अच्छे दादा वो यहाँ पे कौन है बताओ? मैं कान डालूंगी इसके सारे ज़्यादातर तो इन साथ वाले मैं ना अंकल, उनके पास आती हूँ मैं। सारी बातें करती हूँ, स्कूल की बताती हूँ स्टोरीज, तो मज़ा आता है इन सबसे बात करके। जी। चलो, कितनी अच्छी बात है। नाज़रीन, आप लोग देखो कि ये छोटे बच्चे जब छोटे होते हैं तो उसके बाद ये अपने बड़ों के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, लेकिन बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जब यही लोग बच्चे बड़े होते हैं और जब अपने पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी ये नहीं पूरी तरह से निभा पाते, तो उसी की वजह से ये ओल्ड एजेस होम जो बने हुए हैं और यहाँ पे इन लोगों को आना पड़ता है। लेकिन एक खुशी की बात मुझे ये भी है कि जो लोग अपने आप को यहाँ पे अकेला समझते हैं वो बिल्कुल भी अकेला ना समझें, क्योंकि कोई ना कोई इस दुनिया में ज़रूर है जो आपका गम, खुशी, दुख, दर्द सब कुछ बांटने के लिए तैयार है। इसी तरह से ये अंकल अहमद जो यहाँ पे बैठे जिनसे बात की है, ये भी इस घर को एक अपना ही घर समझते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं उनको अपना दोस्त मानते हैं, ताकि यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इन लोगों का दुख दर्द बांटते हैं, जिनकी वजह से इन्हें बिल्कुल भी अकेलापन नहीं महसूस होता। अभी और भी बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आइए। वेल फ्रेंड्स, अभी मेरे साथ एक और अंकल बैठे हुए हैं और ये यहाँ पे लेटे हुए थे, अपने कमरे में रेस्ट कर रहे थे, लेकिन मैंने आके इनको डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन ठीक है, हम इनसे बातें करेंगे आज। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। क्या नाम है अंकल आपका? सज्जाद। सज्जाद अंकल, मुझे ये बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको? 9 महीने तकरीबन। तकरीबन 9 माह हो गए। तो यहाँ पे आपका दिल लगा हुआ है? मतलब आपके फ्रेंड्स यहाँ पे बन गए? दिल लगे या ना लगे जी, हमको इधर इस मामले में तो जैसे भी वक्त तो गुजारना है, दिल लगे या ना लगे। आपके घर वालों ने आपको रोका नहीं कि आप नहीं, बाहर नहीं, जाओ? घर वालों नहीं, मेरा घर नहीं है बस। फैमिली में कितने लोग हैं आपके? फैमिली बस डिस्टर्ब है सारी वो। सबके सब डिस्टर्ब? कितने, मतलब आपके बच्चे कितने हैं? मेरे टोटल 4 बच्चे हैं। अब 4 बच्चे हैं, तो चारों बच्चे आपके साथ रहते थे? नहीं, वो एक जो पहली बीवी थी उसको छोड़ दिया मैंने। अच्छा। वो बच्चे 10 साल हो गए, मैंने नहीं देखे। 10 साल से नहीं देखे? कभी मिलवाया भी नहीं उन्होंने आके? आपने कोशिश भी नहीं की उनसे मिलने? वो नहीं मिलते। क्या वजह, क्यों नहीं मिलते? वो बस अब तो रिमोट कंट्रोल उनकी माँ के हाथ में है। वो कहेगी तो मिलेंगे, नहीं कहेगी नहीं मिलेंगे। माँ ऐसा क्यों कह रही है कि वो आप छोड़ दिया तो अब उसको जब डाइवोर्स कर दिया तो फिर तो अब जैसे उसकी मर्जी है वो अपने बच्चों को कहे, क्यों बच्चे उसके पास। तो किन मौकों पे ज़्यादा आपको याद आते हैं? नहीं, वो मुझे हर वक्त याद, हर वक्त। कभी लगा कि मैं तो अब तो खैर इतना नहीं है, काफ़ी देर हो गई है। नहीं तो पहले तो मैं जब नमाज की हालत में क़याम करता था तो ऐसे लगता था पेट में हत्ती में, फिर मैं रुक जाता था, ऐसे लगता था वो भी बैंड हो गए। सजदे में जाता था, ऐसे लगता था पेट में वो भी सजदा कर रहे हैं। इस कदर आपको याद आते हैं, आपको महसूस होता है कि वो लोग आपके पास हैं? हाँ, बच्चे। मैं नहीं उनको बोल सकता। चले अंकल, आप
मेरी दुआएं कहीं ना कहीं तो हाँ, सुने। ये मेरी बेटी ज़रूर करना, दुआ मेरी ज़रूर करना मेरे मेरी लिए। दुआएं आपके साथ हैं अंकल। जाने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपके वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं आमीन, रहेंगे। अल्लाह ज़रूर करे। इंशाल्लाह सब बहुत बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अंकल। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद है ख़वातीन के सेक्शन में और यहाँ पे वो ख़वातीन रह रही हैं साथ मिलजुल के, जो शायद किसी मजबूरी में घर से निकली हैं या उन्हें घर से बाहर निकाला गया। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या नाम है आंटी आपका? असगरी। असगरी। अच्छा आंटी, मुझे ये बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पे? मुझे 9 महीने हो गए। 9 माह हो गए आपको यहाँ जी पे? हाँ। तो ऐसा क्या हुआ था कि ऐसी क्या मजबूरी हुई कि आपको यहाँ आना पड़ा? मेरी अम्मी फौत हो गई थी, अब्बू भी फौत हो गए थे, भाई भी फौत हो गया। अच्छा, दूसरा मेरे मियाँ ने मुझे डाइवोर्स कर दिया। तो इस उम्र में आके उन्होंने आपको डाइवोर्स दिया? जी हाँ। और आपके भाइयों ने मकान बेच दिया और अब रहने की कोई जगह नहीं थी। कोई बच्चा नहीं है आपका? नहीं, अभी आप अगर अब कुछ टाइम पहले मुझे बता रही थी कि आपने एक बच्चा मैं गोद लिया था मैंने। अच्छा, गोद लिया था आपने? भतीजा था मेरा। सगा भतीजा आपका? जी हाँ। और उसके बाद वो कहाँ पे है? वो अपने माँ बाप के पास चला गया। मतलब उसको 20 साल मैंने पढ़ाया लिखाया, हर काम उसको हुनर भी सिखाया। तो अब वो जवान हो गया है तो अब माँ बाप के पास चला गया। मेरे मियाँ ने उसे निकाल दिया था। ये मुझे बताएं कि आपको जो डिवोर्स मिली है, तलाक मिली है, वो किस वजह से मिली थी? आप अपनी वो मेरी अम्मी बीमार थी ना, तो मैं उनके पास रह रही थी। तो मियाँ मेरे कहने लगे कि कब तक यहाँ रहना है। मैंने कहा जब तक मेरी माँ ठीक नहीं होगी। मुझे अपनी माँ से बहुत प्यार था, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि मैं अपनी माँ को अकेले छोड़ूं। तो इसलिए फिर मैं मतलब आप अपनी माँ की खिदमत करने के हाँ लिए जी, उनके घर बिल्कुल, गई मैं अपनी माँ और की क्या हुआ कि इसके बदले आपको ये मिल गया कि आपको बिल्कुल अकेला कर दिया इन लोगों ने? जब मेरी अम्मी फौत हो गई ना, तो फिर मेरे भाई ने ना लड़ाई की कि मैं नहीं चाहता था कि तुम यहाँ मेरे पास रहो, अपने घर जाओ। हाँ, अच्छा। भाई मियाँ ने तलाक दे दी हुई थी, तो अब मैं कैसे उसके पास जाती? बिल्कुल। जब उसने मेरा सारा कुछ लूट पूट के, कोई कपड़ा कोई चीज़ मुझे उसने नहीं दी। पुराने कपड़े दे के तो उसने कहा कि मैंने तुम्हें फारग कर दिया। अच्छा आंटी, मुझे ये बताएं कि अभी आपने कहा कि आपके भाई भी थे वहाँ पे और आपका अम्मी का घर भी था, वो वहाँ पे घर कहाँ पे गया आपका? वो बेच दिया ना उन्होंने बेच दिया? जी हाँ। क्या अम्मी उनके नाम करके 32 गई लाख थी? का मकान जो था ना, वो उन्होंने 8 लाख में दे दिया और हमें बहनों को पता भी नहीं चला कि कब बेचा उन्होंने। ना उन्होंने हमें कोई हिस्सा दिया है। कुछ भी नहीं बताया? हाँ, अम्मी को कहते थे कि हज कराएंगे, बार बार बना के तस्वीरें उतरवाई, लेकिन जब हज का टाइम आता है तो वो नहीं, उन्होंने नहीं करवाया। हज और के अब- नाम पे ये घिनौना एक तरह का झूठ हाँ, उन्होंने झूठ बोला उन्होंने। अस्तगफिरुल्लाह। मैंने ये एहसास भी नहीं किया कि मेरी बहन जो अब मेरी माँ के पास आई है, हमारे इसकी खिदमत कर रही है, तो हम लोग उनके साथ ऐसा ना करें। बस नहीं किया तो यहाँ आ गई हूँ ना। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अब जो भी औरतें हैं वो कितनी परेशान हैं और वो चाहती हैं कि उनके घर वाले वहाँ पे आएँ, क्योंकि एक औरत का जो घर है वो उसकी अपनी फैमिली के साथ है। हर एक की यहाँ पे कहानी है और ये जो इनको शायद इसी बात का जो एक आप कह सकते हैं कि सज़ा मिली कि ये अपनी माँ की खिदमत के लिए अपनी माँ के घर में गई हुई थी, लेकिन उसके बाद इनके साथ क्या हुआ, इनके भाइयों ने इनके साथ क्या किया। मेरा ख्याल है कि इस बात पर इनके भाइयों को इनका साथ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया।